हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीडीएस का प्रोविज़न कि भाई ये टीडीएस क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्या रेट होता है और अगर किसी पर्सन का टीडीएस कट जाए तो उसके लिए आगे क्या प्रोसेस है उस टीडीएस को क्लेम करने का। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं टीडीएस। देखिए टीडीएस, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये टीडीएस होता क्या है। तो देखिए टीडीएस कुछ नहीं, ये इनकम टैक्स ही होता है। इनकम टैक्स को अलग अलग तरीकों से कलेक्ट किया जाता है, टीडीएस भी उन्हीं में से एक है। जैसे इनकम टैक्स आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में डिपॉजिट कर सकते हैं, एडवांस टैक्स के रूप में डिपॉजिट कर सकते हैं, टीसीएस के रूप में डिपॉजिट कर सकते हैं और इसी तरीके से टीडीएस के रूप में भी इनकम टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। तो टीडीएस इज नथिंग बट इनकम टैक्स। ठीक है, तो टीडीएस इनकम टैक्स है। अब आपने काफी बार ये सुना होगा कि हमारा टीडीएस कट गया, तो उसका मतलब क्या है कि क्या हुआ उनके साथ। एक्चुअली टीडीएस का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि जब भी कोई इलिजिबल पर्सन जो इलिजिबल है टीडीएस काटने के लिए, अगर वो किसी दूसरे पर्सन को कोई स्पेसिफाइड पेमेंट करे, किसी तरीके की इनकम पे करे, तो उस केस में पेयर को अमाउंट पे करने से पहले उसका कुछ परसेंटेज होती है बेसिकली, उस रेट से उसका कुछ पार्ट टीडीएस डिडक्ट करना होता है और बैलेंस पेमेंट ही पेई को करता है। जो भी पैसा पेयर ने डिडक्ट किया वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है पेयर। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है बेसिकली, पेयर पेई को जब भी पेमेंट करेगा तो उसका कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेगा एज इनकम टैक्स कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेगा और उस इनकम टैक्स का हमने नाम क्या रख दिया है, टीडीएस के नाम से डिडक्ट कर लेगा और फिर बैलेंस पेमेंट वो पेई को कर देगा और बाकी जो उसने टीडीएस डिडक्ट किया था उस पैसे को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। जब वो अकाउंट में जमा करवाएगा तो साथ ही उस पर्सन का पैन नंबर भी कोट करेगा जिस पर्सन का उसने टीडीएस काटा है। बाद में वो पर्सन उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकता है या फिर उस टीडीएस को यूज कर सकता है अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा। देखिए इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स की फाइलर्स की संख्या है वो काफी कम है एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। तो क्या होता है कि काफी सारे लोग इनकम तो जनरेट करते हैं बट वो अपनी रिटर्न फाइल्स नहीं करते। तो जब टीडीएस का प्रोविजन नहीं था उससे पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स के अंदर काफी कम रिटर्न्स फाइल होती थी। क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन इनकम अपना जनरेट करता था वो डिस्क्लोज ही नहीं करता था कि हमने ये इनकम अर्न करी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक एक पर्सन को ट्रेस करना और उसकी स्क्रूटनी करना काफी मुश्किल टास्क था। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अगर इनकम जनरेट करने वाले लोग हमारे को टैक्स नहीं दे रहे हैं तो जिनसे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं यानी जो उनको इनकम पे कर रहा है, हम उन्हीं की ड्यूटी बना देते हैं कि जब भी आप किसी को कोई पर्टिकुलर पेमेंट करें, कोई स्पेसिफाइड पेमेंट करें, तो उस पेमेंट में से इनकम टैक्स डिडक्ट कर ले और उसका नाम हमने रखा टीडीएस, है ना। तो टीडीएस डिडक्ट कर ले और टीडीएस काटने के बाद ही आप पैसा पेई को दे। तो इससे क्या होगा कि जब कोई पर्सन सपोज मिस्टर ए है और दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कमीशन की पेमेंट करी, कुछ काम कराया था जिसके लिए कमीशन की पेमेंट की गई, ए ने बी को कमीशन पे किया। अब कमीशन के ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो है 5%। तो सपोज 1 लाख रुपीज का पेमेंट इनके बीच में डिसाइड हुआ था, 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना था, ए को बी को पेमेंट करना था 1 लाख रुपीज। अब ए ने पेमेंट करते समय क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, इस पेमेंट के ऊपर टीडीएस अप्लाई करता है 5% की रेट से, तो ए ने टीडीएस इसमें से डिडक्ट किया 5% जो कि हो गया हमारा 5,000 और बैलेंस 95,000 रुपीज बी को पे कर दिया। अब जब ये अमाउंट बी के पास रिसीव हुआ तो बी
ने इससे क्वेश्चन किया, किससे, ए से, कि आपकी और हमारी बात हुई थी 1 लाख रुपीस की पेमेंट की, तो ये 95,000 रुपीस का ये आपने पेमेंट किया, बाकी बैलेंस 5,000 क्या हुआ। देन ए उसको समझाता है कि देखिए इस अमाउंट पे टीडीएस की लायबिलिटी बनती थी, तो हमने आपका 5% का टीडीएस डिडक्ट किया और आपके ही पैन नंबर पे इसको डिपॉजिट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका जमा करा दिया गया यह पैसा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पैसा पहुंच चुका है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अब सिर्फ ये कहने से तो नहीं होगा, मिस्टर बी बोलेगा कि भाई आपने ये 5,000 रुपए जो हमारा डिडक्ट किया है और आप कहते हैं कि हमारे पैन नंबर पे आपने जमा करा दिया है, तो इसका कुछ प्रूफ दीजिए। तो उस केस में मिस्टर ए क्या करेगा, उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। और इस टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर बी का पैन नंबर, नेचर ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें मेंशन होगी और जितना भी टीडीएस इसका डिडक्ट हुआ ये सब कुछ मेंशन होगा। यही सर्टिफिकेट बी के लिए एक वैलिड प्रूफ हो गया कि हाँ मिस्टर ए ने उसका टीडीएस काटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जमा करवा दिया है। अब मिस्टर बी क्या करेगा, इस टीडीएस सर्टिफिकेट को रिसीव करने के बाद अपना 26AS डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकता है। 26AS एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर जो भी टीडीएस आपका ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट होता है वो सारा इस 26AS की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ए ने जब इसका टीडीएस काटा बी का और बी को टीडीएस काटने के बाद टैक्स जमा करवाने के बाद इनकम टैक्स में एक सर्टिफिकेट इशू करा जिसको हम कहते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट तो बी के पास है ही। इसके साथ ही बी 26AS का अपना जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेगा तो वो चेक कर लेगा कि क्या ए ने जो भी हमारा टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराया क्या वो इस स्टेटमेंट के अंदर आ रही है। तो ये 100% इस स्टेटमेंट के अंदर आएगी, क्योंकि जब भी कोई पर्सन टीडीएस जमा कराता है तो वो 26AS में ऑटोमेटिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साल के एंड में, साल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट उसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा तो बी अपनी क्या करेगा, इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करेगा, अपनी आईटीआर बनाएगा। उसके अंदर वो अपने ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल की जो भी उसने इनकम कमाई उस इनकम को रिपोर्ट करेगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब सपोज बी का जब आईटीआर वो फाइल कर रहा है बी, तो उस समय इसका जो टैक्स है वो बनता है 10,000 रुपीज। इस केस में बी जिसका ऑलरेडी 5,000 का टीडीएस कट गया है वो इस टीडीएस का बेनिफिट क्लेम कर लेगा और बचा हुआ 5,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। तो अगर 10,000 रुपए इसका बी का टैक्स बन रहा था तो इसमें से ये 5,000 रुपीज का टीडीएस जो इसका कटा हुआ है उसका ये बेनिफिट ले लेगा और बाकी बैलेंस 5,000 रुपीज वो पे कर देगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी का जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 3,000 रुपीज का, बी का जो टैक्स बन रहा है वो 10,000 रुपीज का नहीं बन रहा। अब एग्जांपल चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि बी का जो टैक्स बनता है वो पूरे साल का कैलकुलेट करने के बाद 3,000 रुपीज का टैक्स बन रहा है और इसका टीडीएस कितना कटा हुआ है, 5,000 रुपीज। तो टैक्स तो इसका बन रहा है 3,000, लेकिन ऑलरेडी जो इसका टीडीएस यानी इनकम टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास जा चुका है वो है 5,000। गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑलरेडी इसके पेन से 5,000 रुपीज जमा करवा दिया है, किसने, ए ने। और जब साल के एंड में बी ने अपनी रिटर्न प्रिपेयर करी इनकम टैक्स की तो उसमें पता चल रहा है कि इसका तो टैक्स 3,000 का ही बन रहा है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज इसका डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट इसको रिफंड कर देगी, गवर्नमेंट इसको रिफंड कर देगी इसके बैंक अकाउंट में। तो देखिए हुआ क्या कि ये टीडीएस जो कटा इसका बेनिफिट असेसी अपने आईटीआर में ले सकता है। अगर इसका टैक्स इस टीडीएस अमाउंट से ज्यादा बना है तो फिर वो एक्स्ट्रा जो भी टैक्स होगा वो डिपॉजिट करा देगा। और अगर सपोज आपका टीडीएस ज्यादा कट गया और टैक्स कम बना है तो उस केस में गवर्नमेंट आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड ग्रांट कर देगी। अब ये टीडीएस काटने की जरूरत क्या पड़ी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
गवर्नमेंट को ये पता था कि एक बार इनकम पेई के पास चली गई तो पेई इस पे या तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा या अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पेयर की ये ड्यूटी कर दी कि भाई जब आप कुछ पर्टिकुलर टाइप की पेमेंट करते हो तो आप ये टीडीएस डिडक्ट करिए और उस पर्सन के पैन नंबर पे हमारे पास जमा करवा दीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अब अगर उस पर्सन को अपना ये टीडीएस क्लेम करना है तो उसको अपनी साल भर की इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जब वो इनकम रिपोर्ट करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उस रिटर्न को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी पूरी इनकम ही डिस्क्लोज नहीं कर रहा हो, तो इस केस में उसकी चेकिंग पॉसिबल हो पाएगी। और अगर सपोज उसने ये टीडीएस डिडक्ट होने के बाद भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, सपोज मिस्टर बी ने फाइल नहीं करी, तो इस केस में गवर्नमेंट के पास कुछ तो टैक्स आ ही गया ना। और अगर बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि बी की इनकम और भी ज्यादा हो सकती है, ये टैक्स कम आया है हमारे पास, तो उस केस में गवर्नमेंट इसको नॉन फाइलिंग का नोटिस भी इशू कर सकती है। अब हमने जब ये देखा था कि जब ए ने इसका टीडीएस काटा और जमा करवा दिया इनकम टैक्स में, और उसके बाद इसने इसको एक सर्टिफिकेट दिया था जिसका नाम था टीडीएस सर्टिफिकेट। अब ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं फॉर्म 16 और एक को कहते हैं फॉर्म 16A। तो जब भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय का टीडीएस काटते हैं तो उस केस में जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म 16। और इसी तरीके से अगर अदर देन सैलरी पे टीडीएस कटता है तो इसको हम कहते हैं फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट। यानी जो भी सर्टिफिकेट पेयर देगा पेई को, यानी पे करने वाला जिसका टीडीएस कटा उसको देगा, तो अगर अदर देन सैलरी पे टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म 16A सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर सैलरी की पेमेंट पे टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं कि टीडीएस सभी पेमेंट पे अप्लाई नहीं होती, तो आप ये मत सोचो कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी पर्सन पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस अप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं है। टीडीएस कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स पे ही अप्लाई होती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और भी है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, जो टीडीएस है वो सैलरी पेमेंट पे अप्लाई होगी, यानी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को जब सैलरी के पेमेंट करेगा तो इंप्लॉयर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है और इसके बाद फॉर्म 16 इशू कर सकता है, फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट। इसके अलावा अदर देन सैलरी, अब अदर देन सैलरी में काफी सारी चीजें आती हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई टेनेंट रेंट पे कर रहा है तो इस पे वो टीडीएस काट के ओनर को दे सकता है, रेंट पे टीडीएस अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कमीशन की पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजन है इसके ऊपर। किसी भी तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हुआ है, यानी पेमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर अंडर कोई पेमेंट की जा रही है तो उस पर भी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। प्रोफेशनल फी, की पेमेंट की जा रही है, टेक्निकल और प्रोफेशनल फी की पेमेंट की जा रही है, तो इसके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, एटसेट्रा। और भी काफी सारे ट्रांजैक्शन है। इन सभी के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म 16A। ये क्वार्टरली बेस पे इशू किया जाता है, और जो फॉर्म 16 होता है ये एनुअली इशू होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दो टाइप से टीडीएस कटता है, एक सैलरी पे टीडीएस, एक अदर देन सैलरी के ऊपर टीडीएस, जैसे रेंट है, कमीशन है, प्रोफेशनल फी है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कौन करेगा? पेयर करेगा, और फिर पेयर इस टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब ये गवर्नमेंट के पास जो टीडीएस जमा कराने की डेट होती है वो क्या होती है? जिस मंथ में भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ के 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख तक पेयर को ये टीडीएस जमा करवा देना होता है। अगर
पेयर टीडीएस काट लेता है बट जमा नहीं करवाता 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, यानी सपोज किसी पर्सन ने अप्रैल 2022 में टीडीएस डिडक्ट किया, तो इस टीडीएस का पैसा जो भी उसने काटा है डिफरेंट पर्संस का, उसको 7th ऑफ मई तक जमा कराना होता है। अगर ये डिपॉजिट नहीं किया गया देन इसके ऊपर पेयर को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टीडीएस की पेमेंट हमेशा जिस भी मंथ में टीडीएस डिडक्ट होती है उसके नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख तक आपको जमा करवा देना चाहिए टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये टीडीएस कुछ नहीं है, ये इनकम टैक्स का ही कलेक्शन करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, इनकम टैक्स ही है बेसिकली। और जिस भी पर्सन का ये टीडीएस कटता है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी रिटर्न फाइल करे। अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो जितना भी उनका टीडीएस कटा है वो उस टीडीएस को अपने टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उनका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो उनको बैलेंस पेमेंट करना होगा इन कैश, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी कहते हैं। और अगर उनका टैक्स लायबिलिटी कम है और टीडीएस ज्यादा कट गया है तो गवर्नमेंट वो एक्स्ट्रा टैक्स जो उनका कट चुका है वो रिफंड कर देगी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको टीडीएस का बहुत बेसिक ओवरव्यू दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये टीडीएस क्या होता है, कब कटता है, किन पेमेंट्स पे कटता है, कौन से सर्टिफिकेट इशू होते हैं टीडीएस कटने के बाद, और अगर हम इस टीडीएस को क्लेम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।